अब देखो वहां से आगे, ये अपना 5 प्राइम और 3 प्राइम लिख लेते हैं इस पे पहले। 5 और 3, इस जगह से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था। तो ऊपर वाले पे सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या थी बताओ? ऊपर वाले पे होगी राइट टू लेफ्ट और नीचे वाले पे होगी लेफ्ट टू राइट, होगी ना? ये तो सिंथेसिस की डायरेक्शन हो गई। अब अपनी मर्जी से इस पे कुछ न्यूक्लियोटाइड लिख लो आप, है ना? जैसे पहले प्राइमर लगा लेते हैं हम इस पे, 5 to 3, तो ये इस पे हो गया 5 to 3, तो ये तो कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा ना ये वाला तो, और ये वाला भी कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा। कंटिन्यूस वाला ये वाला, ये जो मैंने व्हाइट कलर में बनाया है ये प्राइमर है ना आरएनए का। अब इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ गया होगा, उसने भी अपना है ना सिंथेसिस वाला काम कर दिया होगा कंप्लीट। ये तो कंटिन्यूस सिंथेसिस चलता रहेगा ना इधर, ये इधर अपना कंटिन्यूस सिंथेसिस चलता रहेगा, लेकिन ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन जाएंगे। ये भी क्या बन जाएंगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये तो आप बता दोगे ना कौन सा लीडिंग होगा कौन सा लैगिंग होगा? ये वाला लैगिंग, ये वाला लैगिंग, ये लीडिंग और ये वाला लीडिंग। तो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा वो आता है, कौन सा पॉलीमरेज आएगा बताओ? और लैगिंग के लिए कौन सा आएगा? डेल्टा आएगा या एप्सिलॉन? तो डेल्टा एप्सिलॉन प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में। और ये हम किसका पढ़ रहे थे? अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? अभी तो हम प्रोकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं ना, अभी प्रोकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं, तो उसमें अभी कहाँ से आ गए? तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड दोनों को सिंथेसाइज करके जाता है यहाँ पे ना। अभी कल ही तो बाइंड कराया था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अभी तो रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, अभी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तब होगी खतरनाक वाली मिक्सिंग। तो तब ये समझ में नहीं आएगा कि ये रेप्लिकेशन पढ़ा था या ट्रांसक्रिप्शन में। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन में था तो प्रोकैरियोट्स में था या यूकैरियोट्स में था, तब मिक्सिंग होती है। अभी तो रेप्लिकेशन ही चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मोल भाई ऐसे मतलब वो नहीं, हार्ड नहीं है, बस यही है कि वो मिक्सिंग हो जाती है ना लास्ट में आते आते, मिक्स हो जाता है लास्ट में आके। ऐसे आपको एक इंडिविजुअल पर डे टॉपिक पढ़ाया जाए तो सारे टॉपिक समझ में आ जाते हैं ऐसे तो, लेकिन लास्ट में आते आते वो ऐसी मिक्सिंग हो जाती है। ऐसी सिग्नलिंग है, बहुत आसान है सिग्नल, है ना? पर डे की आप क्लास लोगे सब कुछ समझ में आएगा आपको, लेकिन जैसे ही 4 क्लास हो जाती हैं फिर उसके बाद में मिक्सिंग हो जाती है कि वो जी अल्फा कौन से में था, जी अल्फा जीडीपी कौन से में था, फिर वो मिक्सिंग हो जाती है। तो ये वाली कहानी समझ में आई। तो एक पे तो लीडिंग स्टैंड बनेगा, एक पे लैगिंग स्टैंड बनेगा। अब अपना टारगेट यहाँ पर ये है कि ये जो अभी प्राइमर लगा हुआ है ना व्हाइट कलर में, व्हाइट वाला क्या है? प्राइमर है। एक तो इसको हटाना है, दूसरा होता है जो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन चल रहा होता है वो सर्कुलर होता है। तो अब जैसे सपोज करो इधर बना लेते हैं पहले, ये रेप्लिकेशन चल रहा था ना इसका प्रोकैरियोट्स में, ऐसा ही तो होगा सर्कुलर। तो यहां से मान लो स्टार्ट हुआ था ना ऐसे, तो एक स्टैंड पे तो सिंथेसिस ऐसे चल रहा होगा ना, और दूसरे पे ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा होगा ना ओकाजाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में। ऐसे ही जब इस पे आप बात करोगे तो इस वाले पे इधर तो ऐसे चल रहा होगा ना कंटिन्यूअस, और इस वाले पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में चल रहा होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब लेकिन लास्ट में आके हमें ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन भी करवाना है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन को आपको टर्मिनेट कराने के लिए क्या होता है?
अभी आपको पता है एक एलिकेज तो इधर चल रहा होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ होगा ना ओराई से, एक एलिकेज तो इधर आ रहा होगा, दूसरा एलिकेज इधर आ रहा होगा, फिर दोनों आके कहीं मिल जाएंगे, तो अब मतलब रुकेगा कैसे ये ट्रांसक्रिप्शन, इसका रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन कैसे होगा? नहीं तो दूसरा राउंड भी स्टार्ट हो सकता है, ये यहाँ से चल रहा है और रेप्लिकेशन करता करता फिर वापस पहुंच जाए, या ये वाला इधर से आ रहा है और ये रेप्लिकेशन करता करता वापस से, है ना, कई राउंड लगा सकता है ना। तो इसका टर्मिनेशन कैसे होगा ये बताओ पहले। तो टर्मिनेशन करने के लिए देखो, टर्मिनेशन करने के लिए क्या होता है, ये तो कौन सा रीजन था, ओराई वाला, और ओराई के जस्ट अपोजिट साइड में कुछ टर्मिनेटर साइट होती हैं। तो यहां पर एक टर्मिनेटर साइट होगी, ऐसे साइट होती हैं, जैसे मान लो ये ए डी ई बी सी एफ, मतलब ऐसी 7-8 हमने टर्मिनेटर साइट डिस्कवर कर लिए हैं, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं टर साइट। तो टर साइट का पूरा नाम क्या होता है वैसे? टर साइट का पूरा नाम होता है टर्मिनेटर साइट। इन टर्मिनेटर साइट के ऊपर एक प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं टस प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर यूटिलाइजिंग सीक्वेंस या सब्सटेंस। तो इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगी? टस प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगी। ये टर्मिनेटर साइट के ऊपर टस प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। ये क्या काम करती है, जैसे इधर से आपको पता है एक हेलिकेज आ रहा होगा ना, ऐसे मूव करता हुआ, एक हेलिकेज इधर से भी ऐसे मूव करता हुआ आ रहा होगा, तो इनमें जो टस प्रोटीन होती है इनमें डायरेक्शनलिटी पाई जाती है, दिशात्मक होती है मतलब ये। तो जैसे यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है इनमें, मतलब ये जैसे ये वाली टस प्रोटीन है ना इधर वाली, तो इधर वाला जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है? यहाँ से जो आ रहा होगा वो क्लॉकवाइज, तो ये तो क्लॉकवाइज, और इधर से जो रेप्लिकेशन फॉर्क आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इनमें क्या है, यूनिडायरेक्शनल वाली प्रॉपर्टी है। कभी आपने ऐसे पढ़ा हो, ऐसे ये स्ट्रक्चर पढ़ी है क्या आपने कभी? हाँ, सेमीकंडक्टर में आया था, क्या नाम था इसका? गेट आए थे, हाँ। अब गेट में भी ये डायोड आया था ना, एक डायोड नाम आया होगा। डायोड की एक प्रॉपर्टी थी, आपको बताओ तो ना, जैसे कि आप इधर में इस इधर से लाइट पास करोगे तो इधर से तो लाइट पास हो जाएगी, लेकिन इसमें ऐसे बैक नहीं हो सकती, लाइट एक ही डायरेक्शन में जा सकती है बस, है ना। कभी आपको बचपन में ऐसे याद हो थोड़ा बहुत, तो ऐसे लाइट चली जाती थी, है ना, हम मोबाइल चार्ज में लगाते, लाइट चली जाती थी तो तुरंत ऐसे घर वाले बोलते थे कि मोबाइल को चार्ज में से निकाल दे, नहीं तो पी जाएगा, है ना, लाइट वो। ऐसे सुना था कभी? मतलब जैसे हम मोबाइल चार्ज में लगाते थे पहले तो लाइट चली जाती थी, तो ऐसे घर वाले बोलते थे कि उस मोबाइल को वापस खींच लेगा लाइट को उसमें से, ऐसे होता था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अब तो आपको पता है कि नहीं होता है, अब तो आप समझदार हो गए हो, लेकिन पहले घर वाले बोलते थे ऐसा कि उसको उसमें से चार्ज में से निकाल दे, नहीं तो वो पी जाएगा उसकी बैटरी को, है ना, ऐसे वापस लौट के चली जाएगी लाइट। तो ऐसा लगता था हमको कि ऐसा होता होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ होता है, डायोड लगा हुआ होता है उसमें, तो उसमें लाइट आ सकती है बस, उसमें से लौट के नहीं जा सकती, क्योंकि डायोड एक की तरफ प्रवाहित करता है बस लाइट को, है ना। ये यूनिडायरेक्शनल वाली प्रॉपर्टी होती है इसमें। अब तो आपको पता है कि हम चार्ज में लगा के सो जाते हैं, अब तो ऐसे कोई दिमाग में ख्याल आते नहीं। अब तो खैर मोबाइल भी ऐसे आ गए हैं कि मतलब आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, अब तो 30 मिनट में 100% हो जाता है, अब तो ऐसे आ गए ना 65 वाट वाले और 70 वाट वाले। और पहले जो था वो नोकिया का मोबाइल भी आपको पता है ना, मतलब 7-8 घंटे तक चार्ज में लगा के रखना पड़ता था तब हाँ, पर वो चलता भी था, 5-6 दिन चलता भी था। मतलब कहीं विजिटिंग वगैरह पे आप जा रहे हो तो एक बार चार्ज करके ले जाओ तो आपको 7-8 दिन तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी उसको, मतलब। तो अब इनकी स्क्रीन इतनी बड़ी आ गई ना
अब इनकी स्क्रीन इतनी बड़ी आ गई तो अब उसमें आपको पता है कि क्या। हाँ, तो अब उसमें ये फंडा समझ में आया कि मतलब लाइट चली जाती है फिर भी अपनी बैटरी मतलब डिस्चार्ज क्यों नहीं होती। तो उसमें डायोड लगा होता है, उसमें से लाइट आ तो सकती है मोबाइल में लेकिन लौट के नहीं जा सकती। ऐसे ही सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी इन टच प्रोटीन के पास में होती है। टच प्रोटीन क्या करती है, जैसे ये वाली वो है ना, ये यहाँ पे जो है मतलब ये दो ग्रुप में मिलती हैं, एक तो इस साइड में मिलती हैं, एक इस साइड में मिलती हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है टच प्रोटीन का, ये इस एंटी क्लॉकवाइज फॉर्क को तो गुजर जाने देता है, और ये वाले जो प्रोटीन है ADE, ये इधर से जो आएगा क्लॉकवाइज लीकेज वगैरह उसको गुजर जाने देगा। लेकिन अब जैसे ही ये क्लॉकवाइज वाला इसके पास में पहुंचेगा तो ये उसको पास नहीं होने देगा, उस रेप्लिकेशन फॉर्क को ट्रैप कर लेगा अपने अंदर ही। ऐसे ही ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इधर से तो गुजर जाएगा, लेकिन जैसे ही इनके पास में पहुंचेगा तो उस रेप्लिकेशन फॉर्क को ट्रैप कर लिया जाएगा। तो अब रेप्लिकेशन फॉर्क को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो अब रेप्लिकेशन वहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो समझ में आ गया पूरा रोल किसका है उसमें। टर्मिनेशन में टर्म साइट होती है और उनके ऊपर एक टच प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है, और उस टच प्रोटीन कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल नेचर की होती है। तो इसमें से अगर इनकी बात करें है ना इनकी, तो इसमें से कौन सा पास हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा है ना, बट क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये ट्रैप हो जाएगा। जो इधर से आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें फंस जाएगा है ना। और ऐसे ही अगर इसकी बात करें ADE की, तो इनमें क्या होगा, ये वाला तो पास हो जाएगा ना, ये वाला ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अपना रेप्लिकेशन फॉर्क या हेलिकेज है वही क्या हो जाता है, इनमें ट्रैप हो जाता है। तो इस वजह से अब एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में दूसरे राउंड का रेप्लिकेशन वो वाला हेलिकेज नहीं कर सकता। अगर ये नहीं होता तो वही हेलिकेज घूम घाम के दूसरा रेप्लिकेशन कर देता है, वापस कर सकता है ना रेप्लिकेशन। तो एक बार असेंबलिंग अगर होती है ना रेप्लिकेशन मशीनरी की, तो एक बार ही रेप्लिकेशन होगा उससे, ऐसा नहीं कि एक बार कंप्लीट होने के बाद में वो दोबारा से कर दे, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ टच प्रोटीन को रखा हुआ है टर्मिनेटर साइट के ऊपर। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं कैसी होती हैं ये, यूनी डायरेक्शनल होती हैं। किसकी तरह काम करती हैं ये, इस डायोड की तरह काम करती है ना। इन डायोड से ही हमने गेट बनाए थे ना, कौन कौन से गेट बनाए थे ध्यान है क्या, नॉट गेट बनाया था है ना, नॉट और एंड, नॉर और नैंड, ये मिक्स थे दो, मेन तो होते हैं तीन, नॉट और एंड, और इनको मिलाने से बनते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। नॉर गेट इनको मिलाने से बनता है। तो ये तो हो गया ना टर्मिनेशन है ना, टर्मिनेशन इस तरीके से होता है। अब ये टर्मिनेशन तो कर दिया, लेकिन अब अपने पास में समस्या क्या बचती है, जैसे इनिशिएशन हमने कर लिया था कोई दिक्कत नहीं थी, इनिशिएशन में तो DNA G लेके आए थे ना प्राइमेज, फिर उसके बाद में इलोंगेशन में कुछ खास नहीं होता है उसमें, तो बस रेप्लिकेशन होता रहेगा। अब बात आती है किसकी, टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन में ये सीक्वेंस आता है ना, टर साइट आती है और टस प्रोटीन आती है। अब समस्या क्या बची अपने पास में, अब जो प्राइमर लगा हुआ है अभी, प्राइमेज लगा के कहता है जिसको, एक तो उस प्राइमर को हटाना है, फिर उसकी जो जगह खाली होगी उस गैप को फिल करना पड़ेगा, और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बचेंगे फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं नेक सीलिंग। तो बस ये समस्या हमारे पास बची हुई है अब। तो इस समस्या के समाधान के लिए अब क्या करेंगे, अब हमें कोई प्राइमर रिमूवल लाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोकैरियोट्स में किसको लेके आते हैं, प्राइमर रिमूवल के लिए DNA पॉलीमरेज फर्स्ट को लेके आते हैं। तो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट लेके आएंगे। ये समझ में आ गया ना, जो व्हाइट कलर में है ये तो है RNA का प्राइमर, और जो येलो कलर में है वो है DNA के न्यूक्लियोटाइड। तो अब हमें किसको हटाना है, RNA के न्यूक्लियोटाइड को हटाना है। तो जैसे सपोज करो RNA के न्यूक्लियोटाइड हैं यहाँ पर UAGU,
फिर यहाँ पे TACT, ये DNA के आगे फिर है ना। ये यू तक तो किसके हैं, RNA के हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जैसे मान लो UAU, ये RNA के हैं, और यहाँ से आगे फिर DNA के होंगे। यहाँ पे मान लो TAG, फिर उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर UAU, फिर TAG, ऐसे होंगे ना। ऐसे ही नीचे भी यहाँ पे कुछ RNA के न्यूक्लियोटाइड होंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे भी तो कुछ होगा ना, कोई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे DNA का होगा या RNA का होगा, DNA का होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, T मान लिया, AT मान लिया ना। ऐसे ही देखो ये है UAGU, और यहाँ पर मान लिया मैंने TT, फिर यहाँ पर UAGU और TTA। ऐसे हमने अपनी तरफ से ना कोई भी न्यूक्लियोटाइड मान लिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे DNA का होगा या RNA का, DNA का होगा ना, तो मैंने यहाँ पे TT लिख दिया ऐसे, है ना। और ये आपको पता होगा कि ये जो एरो लगा हुआ है ना इधर, ये तो इस एरो पे 3 प्राइम एंड है या 5 प्राइम एंड है, एरो पे कौन सा एंड होगा बताओ, 5 या 3? 3 होगा। देखो जहां से शुरुआत होती है ये तो होता है 5 प्राइम, और इधर कौन सा होगा फिर 3 प्राइम। ऐसे ही कहीं भी जो आपको एरो दिख रहा है वो कौन सा एंड है, 3 प्राइम, और जहां से शुरुआत हो रही है वो 5 प्राइम एंड है। तो अब हमें DNA पॉलीमरेज फर्स्ट को बाइंड कराना है, तो हम कहां पर बाइंड कराएंगे इसको, 5 प्राइम पर या 3 प्राइम पर। DNA पॉलीमरेज फर्स्ट को लेके आना है ना, प्राइमर को रिमूव करना है, तो कहां पर बाइंड कराएं उसको बताओ। अब इसका कहां पर बाइंड कराएं इसको, 5 पर या 3 पर? फाइव पर या 3 पर? तो हम देखो ये आ गया DNA पॉलीमरेज थर्ड नहीं फर्स्ट आ गया। कहां पर बाइंड कराया है हमने, 3 प्राइम एंड पर बाइंड कराया है। तो अब आपको पता है कि ये देखो TT है, तो यहाँ इसके अपोजिट कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे। जैसे T के सामने A होगा, U के सामने A, T, C, A, ऐसे कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे, है ना, A और T। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे नीचे वाले स्टैंड पे। अब ये देखो बाइंड कर गया है ना यहाँ पे TT। अब आपको पता है कि ये जो बीच में गैप बचा हुआ है अभी, इस पर मैंने लिख दिया G और C। अभी G और C के आगे क्या आना चाहिए था, G और C के आगे क्या आना चाहिए, C और G आना चाहिए। तो ये जगह अभी पहले से ऑलरेडी बची हुई है। ऐसा नहीं कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट जस्ट बिल्कुल चिपक के होते हैं, थोड़ा बहुत गैप रह जाता है ना। तो ये गैप रह गया, तो पहले तो इस गैप को ये फिल करेगा, है ना। तो यहाँ पे G के सामने क्या लगा देगा और C के सामने क्या लगा देगा, G लगा देगा। अब मैं केवल एक ही स्टैंड को बता रहा हूँ आपको, है ना, ऊपर वाले को भूल जाओ। अभी जैसा एक स्टैंड पे गैप फिलिंग होगी वैसे ही दूसरे स्टैंड पे होगी। तो देखो इस स्टैंड पे क्या क्या था न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, A G C A T C A, फिर A T C A और T। ये मैंने नीचे वाले का लिख लिया है ना। अब ऊपर वाले पे क्या सीक्वेंस था, देखो ऊपर वाले पे सीक्वेंस था यहाँ पर क्या होगा, A के सामने T, फिर अब DNA पॉलीमरेज फर्स्ट है तो G के सामने क्या लगा दिया होगा इसने, C, और C के सामने G। अब ये गैप जो था वो फिल हो गया, अब कोई गैप नहीं बचा है ना दोनों के बीच में। अब क्या करेगा DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, अब यहाँ पे A है, अब A के सामने क्या लगाएगा, लेकिन वहां पे तो U लगा हुआ है पहले से ही ऑलरेडी, ये 2 गैप था बस ये फिल कर दिया है।
अब जैसे यहाँ पे पहुंच गया तो ये तो आपको पता होगा ना कि 3 प्राइम पे कौन सा ग्रुप फ्री रहता है और 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है ना। कहीं भी आपको 3 प्राइम दिख रहा है उस पर OH ग्रुप फ्री होगा ना, 5 प्राइम पे फॉस्फेट फ्री होगा। तो अब सादिया इसने देखो G और C ये लगा तो दिया यहाँ पे। अब A आ गया, A के सामने T लगना चाहिए, लेकिन उसके सामने ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, U लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी। तो अब क्या किया जाए फिर, तो अब ये DNA पॉलीमरेज क्या करता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट है ना, अब ये क्या करेगा, पहले इस U को उठाएगा। अब U को उठाने के लिए इसके पास में कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, 5 प्राइम एंड से अगर किसी न्यूक्लियोटाइड को हटाना है तो एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी होनी चाहिए, और वो भी कौन सी वाली, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। और इसके पास में होती है नहीं होती, वो फर्स्ट के पास में, फर्स्ट ही तो है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट है ये, इसके पास में सारी एक्टिविटी होती है ना। तो ये क्या करेगा, अपनी उस एक्टिविटी को यूज में लेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी को, उससे किसको उठाएगा, ये U को उठाएगा और फिर T लगा देगा। कौन सी एक्टिविटी से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस वाली एक्टिविटी से। तो दोनों एक्टिविटी काम में आएंगे है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज, उससे तो RNA के न्यूक्लियोटाइड को हटा देगा, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस एक्टिविटी से DNA का न्यूक्लियोटाइड लगा देगा। तो अब ये क्या करेगा, U को हटाएगा और इसकी जगह पे क्या लगा देगा, T लगा देगा, फिर आगे बढ़ेगा। T के सामने A आना चाहिए, लेकिन A लगा हुआ है, तो अब क्या करेगा, ये A को हटाएगा नहीं हटाएगा, तो ये सादिया RNA का A है ये जो A है ये राइबोज वाला A है, तो इसको उठाना पड़ेगा, फिर वापस से क्या लगाएगा, इसकी जगह पे DNA का A लगाएगा। समझ में आ गया, ये तो राइबोज वाला A होगा, इसको उठा के फिर DNA वाला A लेके आएगा, ये तो होगा ATP वाला A, अब ये लेके आएगा DATP वाला, डीऑक्सीराइबोज वाला। समझ में आ गई बात। तो अब क्या लेके आ जाएगा, ये T के सामने A लेके आ जाएगा, फिर C के सामने G लगा हुआ है ऑलरेडी, तो उठाएगा या नहीं उठाएगा, हटाएगा, क्योंकि वो तो RNA वाला वो है, RNA का न्यूक्लियोटाइड है ये वाला G। तो फिर इस G को भी हटा देगा और वापस से क्या लगा देगा, G लगाएगा, लेकिन किसका लगाएगा इस बार, DNA का लगाएगा। फिर इस U को हटाएगा और क्या लगाएगा, इसकी जगह पे T लगा देगा ना, A के सामने T, DNA का होता है T। तो फिर अब क्या करेगा बताओ, अब यहाँ से आगे ये DNA का सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। मान लो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे था G और C, तो अब यहाँ पर क्या होगा, C और G ऐसे होगा। अब यहाँ पर आ गया, ये बताओ, ये मतलब U को हटा के इसने T लगा दिया, अब आ गया है C के पास में। तो ये एक बार में हम कंप्लीट कर देते हैं ना, C और G। तो यहाँ पर आ जाएगा A के सामने T और C के सामने, अब लगाएगा क्या बताओ, यहाँ पे आ तो गया है। अब ये C जो है ये DNA का न्यूक्लियोटाइड है, और G के सामने जो C, उल्टा लिख दिया ना ये, यहाँ पे क्या था, G और C था, और G और C के सामने अब क्या आना चाहिए, C और G आना चाहिए, लेकिन पहले से है या नहीं है, पहले से है। तो अब क्या करेगा ये, अब क्या करेगा बताओ, ये तो है 3 प्राइम एंड और ये है इसका 5 प्राइम एंड। अब ये जो C है ये DNA का या RNA का है, तो अब हटाएगा या नहीं हटाएगा, हटाएगा कुलदीप। तो ये क्या करता है ये इस C को हटाता है और इसकी जगह पे फिर से C लगाता है मतलब C को हटाएगा और फिर से C लगाएगा, फिर क्या करेगा, ये G को हटाएगा और फिर से G लगाएगा। तो ये कोई महान काम कर रहा है क्या बताओ। अब DNA का ही हटा रहा है और DNA का ही लगा रहा है,
फिर इससे कोई पूछेगा कि भाई इसमें तू कौन सा नया काम कर रहा है, बोला कि मेरे को पॉलीमरेज थर्ड पे भरोसा नहीं बिल्कुल भी, क्या पता गलत लगा गया हो वो। मतलब पॉलीमरेज थर्ड लगा के गया था ना इनको, मेरे को अपने पे भरोसा है, मैं सही लगाऊंगा खुद, है ना। तो पहले क्या करेगा, हटाएगा उसको फिर लगाएगा। फिर ऐसे अगर यही काम करना था तो पॉलीमरेज थर्ड को क्यों लेके आए थे हम, ये काम तो इसी से करवा लेते अगर इसको ज़्यादा भरोसा है तो। लेकिन इसको नहीं पता कि इसकी प्रोसेस सेफ्टी सब कुछ उससे लो है, ये मिस्टेक भी उससे ज़्यादा कर सकता है, भले ही स्लो रेट है फिर भी मिस्टेक उससे ज़्यादा कर सकता है। तो निशा अगर ये काम इससे ही करवाना था, इसको खुद पे इतना ही भरोसा था, तो हम पॉलीमरेज थर्ड से इतना काम क्यों करवाए फालतू में ना, इसी से करवा लेते सारा काम। अब फिर क्या करेगा, ये टी को उठाएगा और टी लगाएगा, फिर और आगे पहुंचेगा, फिर टी को उठाएगा और फिर टी लगाएगा। तो ये काम कब तक चलता रहेगा विनाश वाला ऐसे, जब तक तो फिर तो हमने पॉलीमरेज थर्ड को गलत ही बुला लिया था ना यहाँ पे, इसी को बुला लेते, जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। तो कणिश का कब तक चलेगा ये काम। अब देखो होता क्या है, देखो ये जो पॉइंट है ना, जैसे मान लो सपोज करो अभी इसने इसके सामने सी और जी लगा दिया ना, इसके सामने सी और जी लग गए। देखो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ना, इसने क्या लगा दिया, इसके सामने सी और जी लगा दिया, है ना। अब क्या होगा, सी और जी इसके सामने आ गया, लेकिन जी का इस यू के साथ में अभी बॉन्ड नहीं बना होगा। इसके सामने जी आ जाएगा, इसके सामने इसके सामने सी आ जाएगा, इसके सामने जी आ जाएगा, तो इस जी का और यू का भी बॉन्ड नहीं बना होगा। फिर इसके सामने इसने लगा दिया, ए के सामने टी लेके आ गया, अब टी का इसके साथ बॉन्ड बन गया होगा, लेकिन अब ए के साथ बॉन्ड नहीं होगा। मतलब एक जगह खाली बचती है जहाँ पे बॉन्ड नहीं होता है, उस प्लेस को ही हम निक बोलते हैं। निक का मतलब होता है, जैसे ये कोई डीएनए है ए टी सी जी ए, और इस बॉन्ड को मैं किसी को भी एक को ब्रेक कर दूं, तो ये जो पॉइंट बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, निक बोलते हैं। समझ में आ गई निक क्या होता है। ये निक जब बनता है तो उसके लिए कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, ये वाला बॉन्ड हमने एक ब्रेक कर दिया। मतलब टी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड था पहले, टी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड था पहले, पेप्टाइड बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो इनके बीच में फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होगा पहले, वो हमने ब्रेक कर दिया। तो एक फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, निक बोलते हैं। तो ये वाली जो जगह है ये क्या है, निक है। तो क्या डीएनए पॉलीमरेज इस निक को जोड़ सकता है, डीएनए पॉलीमरेज नया न्यूक्लियोटाइड लाके लगा सकता है, लेकिन पहले से ही अगर निक बना हुआ है उसको वो सील नहीं कर सकता। उसको सील करने के लिए क्या लाना पड़ेगा आपको, लाइगेज ही लाना पड़ेगा। तो देखो अभी यहाँ पे सी के सामने जी आ गया, अब इस ए के सामने क्या है, अभी यू है, ए है और जी है और यू है। अभी इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है जी और यू के बीच में, तो इस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, अभी निक बोलेंगे ना। फिर ये और आगे बढ़ेगा, इस बार यू को हटाएगा, अभी इनका तो बॉन्ड बना होगा आपस में ना सबका, लेकिन जी और यू का कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। अब ये आगे बढ़ेगा, इस यू को हटाएगा, यू की जगह पे क्या लेके आएगा, ए के सामने टी लेके आएगा, तो उस टी का इस जी के साथ में बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन उस टी का ए के साथ में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। तो इस बार जो निक है वो आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। अब आपको देखो ऐसे दिखेगा, ये ए जी सी ए टी सी ए, देखो अभी ए के सामने टी आ गया सी जी, इन सब के बीच में फॉस्फोडाइस्ड बॉन्ड है, और जी के आगे अब क्या आ जाएगा, ए के सामने टी आ जाएगा, तो इस टी का फॉस्फोडाइस्ड बॉन्ड बन जाएगा जी के साथ में। लेकिन अब यहाँ पे क्या बचेगा आगे, टी के सामने ए जी यू, इनके बीच में बॉन्ड होगा, लेकिन अब ए और टी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो अपना जो निक था अभी देखो पहले किस किस के बीच में था, जी और यू के बीच में, अब कहाँ पे पहुंच गया, टी और ए के बीच में पहुंच गया। अब नेक्स्ट अभी क्या करेगा, इस ए को हटाएगा और वापस ए लेके आएगा, लेकिन उस ए का बॉन्ड किसके साथ बनाएगा,
टी के साथ में बॉन्ड बना देगा, लेकिन अब जी के साथ में उसका कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। तो कुछ टाइम बाद में फिर जो अपना निक है वो और आगे मूव कर जाएगा, ए जी सी ए टी सी ए जी सी ए। अब इस बार अपना निक जो है किस किस के बीच में पहुंच गया, टी टी सी जी टी। अब ए लाया इसके सामने, ए का बॉन्ड बना दिया इसने, है ना, लेकिन अब किसके बीच में पहुंच गया निक, अब निक पहुंच गया यहां पर। तो इस तरीके से जो है अपना निक जो है आगे मूव करता रहेगा। क्या इस प्रोसेस में अपने कोई फायदा हो रहा है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हमें हटाना था, लेकिन आगे क्या होगा, अब ये डीएनए के हटाएगा और डीएनए की लगाएगा। तो क्या उस प्रोसेस में कोई फायदा है? नहीं है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जब न्यूक्लियोटाइड को हटाता है, लगाता है, हटाता है, लगाता है, तो उस प्रोसेस में जो अपना निक है वो आगे मूव करता जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निक मूविंग या निक ट्रांसलेशन। समझ में आया क्या होता है निक मूविंग? निक मूविंग या ट्रांसलेशन, इसमें क्या होगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ही हटाएगा और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ही लगाएगा। तो अपना जो निक है वो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इसमें अपने को कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। क्या कोई घाटा होगा? एनर्जी कैसे वेस्ट होगी? ए को हटाया, फिर वो जोड़े बना भी देगा तो उसको वापस बन भी रहा है। मतलब एडेनिन को हटाया, एडेनिन लगा दिया, तो क्या घाटा होगा बताओ? तो देखो एक घाटा होता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड जब डीएनए में जुड़ने के लिए आता है तो वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आता है ना, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी की फॉर्म में आता है। और जब जुड़ता है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, उस दौरान पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। लेकिन अब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है ना, डीएनए में 2 फॉस्फेट तो निकल जाते हैं जब बॉन्ड बनता है, अब मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में है। तो जब ये यहाँ से इसको रिलीज करेगा ना, तो ये न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, लेकिन जब ये आया था तब ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। अब मान लो ये ए को हटाएगा, अब ए को उठा के वापस से लगाए तो उसी ए को नहीं लगा सकता दोबारा से, अब वापस से ये लगाएगा तो कौन सी उसमें चाहिए इसको फॉर्म में, ट्राइफॉस्फेट वाली फॉर्म में चाहिए। तो इसमें से रिलीज तो होता है एएमपी और लगाने के लिए क्या चाहिए इसको, एटीपी। तो एनर्जी इन्वेस्ट हुई या नहीं हुई? एनर्जी इन्वेस्ट होती है ना। हटाने को तो हटा देगा मोनोफॉस्फेट वाली फॉर्म में, लेकिन जब लगाने के लिए चाहिए तो उसी को वापस नहीं लगा सकता है। अब लगाने की बारी आएगी तो क्या बोलेगा, मेरे को तो ट्राइफॉस्फेट ही चाहिए, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, अब कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया ना तब आएगी। तो अब जो एटीपी में जो पायरोफॉस्फेट होता है वो रिलीज होता है, तब जाके नया बॉन्ड बनेगा। तो एनर्जेटिकली ये सेल के लिए क्या है, घाटे वाला सौदा है, इसमें एनर्जी वेस्ट होती है। न्यूक्लियोटाइड आता ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में और रिलीज मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कोई लाइगेज नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो एक दिन ऐसा होगा कि ये इस आरएनए प्राइमर को उठा देगा पूरे को, फिर मान लो अभी ये सी को उठा रहा था और उसकी जगह पे वापस से क्या लगा रहा था, सी लगा रहा था। इतने में लाइगेज को पता लग गया कि ये विनाश पे उतर के आ गया। अब तो क्या होगा, वो आएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, बोले तू अब हट, तेरा काम हो गया, बस तेरा काम यहीं तक था, बस यूं तक, अब ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो जब लाइगेज आ जाएगा तो वो उस निक को क्या कर देगा, सील कर देगा, और जब निक सील हो जाएगा तो अब ये काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये विनाश कब तक चलेगा? जब तक लाइगेज नहीं आएगा तब तक ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को हटाता रहेगा और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ही लगाता रहेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाँ तो बताओ कौन सी एक्टिविटी के थ्रू उसको प्राइमर को रिमूव किया जाता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा प्राइमर को रिमूव किया जाता है। फिर नया न्यूक्लियोटाइड कौन सी एक्टिविटी के द्वारा लगाया जाएगा?
5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस वाली एक्टिविटी से लगाया जाएगा ना 9। तो बस ये काम दोनों एक्टिविटी से होता है। ये तो डायग्राम तो आपको ऐसे समझाने के लिए है, बस कैसे काम करता है ना एक्चुअल में। तो 5 प्राइम, ये दो एक्टिविटी ध्यान रखनी है बस आपको ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी से न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाएगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस एक्टिविटी से न्यूक्लियोटाइड को लगाया जाएगा, मतलब गैप को फिल किया जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? जब तक कि लाइगेज नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये दोनों बातें आपको लिख लेनी है ना। पहली वाली तो ये है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहां पर बाइंड करता है? पहले तो बताओ 5 प्राइम पे, 3 प्राइम पे? 3 प्राइम पे बाइंड करता है ना। बाइंड्स ऑन 3 प्राइम एंड remove primer by 5 prime to 3 prime exonuclease activity। और fill gap by 5 prime to 3 prime सिंथेसिस एक्टिविटी। 4 अब नेक्स्ट सीलिंग के लिए कौन आएगा? तो देखो लाइगेज जो है आता है एटीपी या एनएडी प्लस को क्या करता है? यूटिलाइज करता है ना उस दोनों को सील करने के लिए। नेक्स्ट सीलिंग का मतलब समझ में आ गया ना? दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ना या अटैच करना, उसको बोलते हैं नेक्स्ट सीलिंग। तो यूकैरियोट्स या आर्की बैक्टीरिया, इनमें तो लाइगेज एटीपी से एनर्जी लेके आता है और प्रोकैरियोट्स में NAD+ से। तो लाइगेज आ जाएगा, लास्ट में क्या करेगा? जो निक है उन दोनों को जोड़ देगा और निक की क्या हो जाएगी? सीलिंग हो जाएगी। और जब निक सीलिंग हो जाएगी तो क्या डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करेगा? फिर काम नहीं करेगा। तो ये थी आपकी टर्मिनेशन की प्रोसेस और प्राइमर रिमूवल की और गैप फिलिंग की। अच्छा ये तो चलो समझ में आ गया ना। अब मेरे को ये बताओ आप, जैसे ये तो सब गैप फिल हो जाएगा ना, जैसे इस वाले प्राइमर को आपने हटा दिया मान लो इस वाले को, तो अब इसको वापस से फिल करना है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड लगाना इस गैप है, तो वो कैसे लगाओगे आप? उसके लिए किसको लेके आओगे? इस वाले को अगर आपको हटा के वापस से लगाना है तो कहां पर बाइंड कराओगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को? बताओ कहां पर बाइंड करेगा? क्या नहीं, जैसे आपने सपोज करो ये वाला हटा दिया, हटा के अब वापस से इस पे डीएनए के लगाना है ना इस जगह पे, तो अब किसको लेके आओगे? अब किसको लेके आओगे आप? देखो आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी वो 3 प्राइम एंड पे बाइंड करता है और उसको आगे तभी तो बढ़ाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बाइंड करा दो आप, तो उल्टा तो इस डायरेक्शन में बढ़ा नहीं सकता। अगर इस डायरेक्शन में कोई आगे बढ़ाएगा तब तो ये 3 to 5 डायरेक्शन हो जाएगी ना बढ़ाने की। तो नया तो हमेशा 5 to 3 सिंथेसाइज होता है। मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉलीमरेज ऐसा डिस्कवर नहीं किया गया अभी तक जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में आगे बढ़ा सके। तो अब ये इस वाले को आप कैसे सिंथेसाइज करोगे फिर? कोई तरीका हो सकता है दीपक, बताओ अजय, कोई तरीका हो सकता है कि इसको सिंथेसाइज करने का? अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे लेके आ जाएं, तो आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई सा भी शुरुआत कर ही नहीं सकता, शुरुआत नहीं कर सकता ना कोई सा भी। देखो यहाँ तो क्या था, यहाँ हमने बाइंड कराया था तो ये पहले से ही यहाँ पे थे न्यूक्लियोटाइड, इसको आगे बढ़ाया था उसने, लेकिन यहाँ पे तो पीछे कोई है ही नहीं, तो फिर कैसे इसको सिंथेसाइज करेगा? और ये आपको पता है कि शुरुआत नहीं कर सकता ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, कोई सा भी शुरुआत नहीं कर सकता। तो फिर ये वाला जो प्लेस है वो कैसे फिल किया जाएगा? अगर इसको हटा दिया तो कैसे फिल करेंगे बताओ? डीएनए
डीएनए जी तो ये लगा के गया ही है पहले, इसी को तो हमें हटाना ही है। डीएनए डीएनए जी तो ये कारनामा करके गया ही था पहले, उसी के कारनामा को तो हम रिपेयर करना है। वो आता तो वो तो फिर से आरएनए के लगा के जाएगा। डीएनए जी तो प्राइमेज है, वो तो फिर से आरएनए के लगाएगा। तो बात ये आ रही है कि इसको अगर आप हटा देते हो तो ये गैप फिल होगा या नहीं होगा, इसको फिल करने वाला कोई नहीं होता फिर तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी हम ये रेप्लिकेशन जो है वो किस में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई एंड होता ही नहीं है, पता है ना आपको। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है, किस अपना वो एक बनाया था डायग्राम, वो कहाँ गया। ये था ना डायग्राम टर्मिनेशन वाला। तो अपने प्रोकैरियोट्स में अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई वो ही नहीं मिलता है ना। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। जैसे ये सर्कुलर डीएनए मान लो है ना, तो इसमें जैसे कोई ओकाजा की फ्रेगमेंट है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा सिस्टम मिलता है। अब देखो सपोज करो अगर ये येलो कलर वाला हमने माना प्राइमर माना है ना उसका आरएनए का, तो देखो अगर आपको इस वाले को हटाना है ना तो यहाँ पे बाइंड करा दोगे आप, ये हट जाएगा ऐसे। इस वाले को हटाना है तो यहाँ पे बाइंड करा दो, ये हट जाएगा। इस वाले को हटाना है तो यहाँ पे बाइंड करा दो, इसको हट जाएगा। इसमें क्या होता है, डीएनए जो होता है वो सर्कुलर है, तो हर किसी के पीछे कोई ना कोई फ्रेगमेंट है। लेकिन अगर ये लीनियर होता तो लीनियर होता है ऐसे, तो फिर क्या होता, अब ये लीनियर है तो अब इसके पीछे कोई होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों एंड को मिला दूं ऐसे, तो ये वाला जो एंड है वो इसके पास में आ जाएगा। तो इस वाले को किससे फिल किया जा सकता है, इस पे बाइंड करा के, ये सर्कुलर है तो ये इसके पास में आ जाएगा बिल्कुल ना, पीछे होगा इसके जस्ट। लेकिन अगर ये ऐसे लीनियर है तो फिर इसके पीछे कोई भी नहीं होगा। तो जैसे कि यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स में डीएनए कैसे होता है, लीनियर या सर्कुलर, लीनियर होता है ना। तो यूकैरियोट्स में इस वाले पार्ट को आप कैसे भी रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि शुरुआत करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आएगा ना, अल्फा किसके लगा के जाएगा शुरू में, आरएनए के। तो आरएनए को तो हमें हटाना ही है वैसे भी, और डीएनए पॉलीमरेज और कोई सा भी लेके आते हो तो वो शुरुआत कर नहीं सकता। तो फिर आपको यूकैरियोट्स में इतना सा पार्ट जो है ना बिना रेप्लिकेशन के ही छोड़ना पड़ता है, और हर एक साइकिल में इतना पार्ट छोड़ते जाओगे तो जो एंड वाला पार्ट है वो धीरे धीरे कम नहीं होता जाएगा कम होता जाएगा। और एंड वाले पार्ट को हम टीलोमियर नहीं बोलते, क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर। तो क्या हर एक साइकिल में टीलोमियर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, टीलोमियर शॉर्टनिंग। समझ में आ गई बात, टीलोमियर शॉर्टनिंग क्यों होती है, क्योंकि कोई भी जो जो एंजाइम है वो इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। शुरुआत करने के लिए आता है प्राइमेज, और प्राइमेज किसके लगा के जाता है, आरएनए के, और हमें किसके चाहिए, डीएनए के। तो यही अगर सर्कुलर होता तब तो सिंथेसाइज हो जाता, लेकिन ये कैसा होता है, लीनियर होता है यूकैरियोट्स में। तो इस वजह से हर एक रेप्लिकेशन के राउंड के बाद में डीएनए अपना क्या होता जाएगा,
शॉर्ट होता जाएगा, शॉर्ट होता जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, टीलोमियर शॉर्टनिंग बोल देंगे। तो ये वाली कहानी समझ में आई आपको टर्मिनेशन की और इसकी। तो ये आप डायग्राम बनाओगे, ये वाला डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, बाकी आपको ऐसे समझाने के लिए था, बाकी बुक में तो केवल 2 लाइन लिखी हुई है बस। समझ में आ गया तो आप बना लो है ना डायग्राम, नहीं समझ में आया हो तो 2 लाइन लिख लेना बस। ये 5 to 3 सिंथेसिस एक्टिविटी से तो नया लगाया जाता है, और एक्सो न्यूक्लियस से पुराना वाला हटाया जाता है। और ये प्रोसेस कब तक चलती है विनाश वाली, जब तक कि लाइगेज आके निक को सील नहीं कर दे तब तक ये चलता रहेगा। तो पहले आप ये लिख लो ना, टर्मिनेशन लिख लो, पहले तो लिख लो ये टर्मिनेशन कैसे होता है, फिर टर्मिनेशन के बाद में, अच्छा ये मत समझना आपकी जो पूरा रेप्लिकेशन हो जाता है फिर उसके बाद में प्राइमर को हटाएंगे और ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब साथ साथ में अभी रेप्लिकेशन चल रहा है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, प्राइमर रिमूवल को हम साथ साथ में चलाते रहते हैं, मतलब एक साइमल्टेनियसली चलने वाली प्रोसेस है। लेकिन हम पढ़ते हैं तो पहले हमें इनिशिएशन पढ़ना पड़ता है, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन, फिर उसके बाद में ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ना और प्राइमर रिमूवल। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये प्राइमर रिमूवल वाली प्रोसेस जो है वो साथ साथ में ही चलती रहती है। तो ऐसा नहीं होता कनिष्का कि सारे ओकाजाकी बन जाएंगे तब उनको हम सब एक को एक साथ जोड़ेंगे, साथ साथ में बनते रहते हैं ओकाजाकी और साथ साथ में उनको जोड़ते रहते हैं। तो अब लिख लो आप टर्मिनेशन।
ग्रुप में भी ऐड कर देते हैं। जस्ट समझाने की पर्पज से है, सभी को नहीं समझना होता कि आगे सबको, आगे आप में सब लोगों को किसी फील्ड में जाना नहीं है। जिसको केवल नेट पास करना है उसको तो समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसको बिना समझे भी है ना नेट क्लियर हो जाता है। अब जिसको एक में आप ही ऐसे पेपर आगे जाना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। कौन सा लिया है आपने? तो इसको अच्छे से कर लेना आप। मोल सेल यहाँ पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना उसके लिए। क्या? हाँ, ये तो आप फोटो खींच के ग्रुप में डाल लो। अब ये उतारना था आपको, ये वाली लाइन लिखनी है, ये है आपके काम की चीज। बना लिया? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्पीड क्या बताई थी आपको? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड बताई थी ना। और प्रोसेसिविटी कितनी बताई थी? 50,000 के लगभग है ना। थर्ड की बताई थी ना। फर्स्ट की तो 200 से 400 के लगभग रहती है ना, 200 से 400 के लगभग रहती है ना फर्स्ट की। थर्ड की 50,000 के लगभग। चलो अब आगे चलते हैं ना। अब देखो जैसे एक 4 नंबर का क्वेश्चन देता हूँ आपको, है ना, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। जो इकोलाई होता है ना, इसका जो जीनोम का साइज होता है ये होता है आपका
अभी आपको बताया था ना 4.6 10⁶ इतना बताया था आपको, है ना। ये टोटल इसके जीनोम का साइज है। अब आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट रेप्लिकेट करना है। तो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट रेप्लिकेशन में? कंप्लीट रेप्लिकेशन में कितना टाइम लगेगा? स्पीड कितनी है? 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है ना सिंथेसिस की स्पीड। तो कितने समय में कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाएगा इसका, बैक्टीरिया का, इकोलाई का? अब तब उसमें कैसे निकाल सकते हो इसको आप? कैलकुलेटर से निकाल लोगे? हाँ, एग्जाम में मिलेगा कैलकुलेटर। कितने? 76। चलो अब देखो इसको कैसे करेंगे। एक नियम कभी पढ़ा था आपने? कभी पढ़ा था क्या यूनिटरी मेथड? छठी सातवीं क्लास में। ये ऐसे होता है, मैथमेटिक्स में आता है। जैसे आपको इसमें बोला जाता है कि 10 सेब 30 रुपए के आते हैं, तो 8 सेब कितने के आएंगे? ऐसे निकालते थे कभी बचपन में? चूंकि और इसके लिए वाले आते थे क्या वो? चूंकि इसलिए तो याद होगा ना, 3 बिंदी लगाते थे जो। हाँ तो, हाँ तो इसमें हम कर सकते हैं, देखो। चूंकि 1000 न्यूक्लियोटाइड अगर अपने पास में हो, अगर 1000 न्यूक्लियोटाइड होते तो कितना टाइम लगता उनको सिंथेसिस में? 1 सेकंड लगता। 1 सेकंड में तो 1000 लगाता है। तो चूंकि अपने पास में अगर 1000 न्यूक्लियोटाइड होते तो उसमें कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। इसलिए अगर अपने को अगर एक न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसिस करना होता ओनली, तो कितना टाइम लगता? 1/1000 सेकंड। लेकिन अपने पास में तो कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 4.6 इंटू 10⁶। तो इतने को सिंथेसाइज करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, अभी बता रहा हूँ उसका, है ना। 4.6 इंटू 10⁶ कितना आ गए? ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे बस, तो कितना बचेगा? ये 4600 और क्या सेकंड। सेकंड में था ना ये, सेकंड लगेंगे। अगर आप इसको मिनट में चेंज करना चाहो तो श्रद्धानुसार इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कितना हो गया? 76.6 मिनट। इतना टाइम लगेगा ना, 76.6 मिनट टाइम लगेगा। अब बताओ क्या बोल रहे हो अजय? हाँ, बेस पेयर ही होते हैं बिल्कुल। इंटू 2 कहाँ करूँ, ऊपर? अच्छा चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। हाँ, ये भी सही बात है। तो 76.6 इंटू 2 कर लो। ठीक है, अब आपको पता है कि एक बार जब रेप्लिकेशन होता है तो कितने पॉलीमरेज एक साथ काम करते हैं? अभी कल आपकी आंखों के सामने करवाया था ना, अपनी कॉपी में देखो। एक टाइम पे कितने पॉलीमरेज काम करते हैं एक साथ? एक साथ कितने पॉलीमरेज बाइंड कराए थे हमने? 4 करते हैं एक साथ बाइंड। तो इसको तो आप डबल कर लो, न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर लो बोलिए ना। लेकिन अब एक डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं एक साथ काम, तो 4 को तो कम टाइम लगेगा ना, 4 गुना कम टाइम लगेगा, तो उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये जो स्पीड है, ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड लिखी है, ये दोनों स्टैंड पे पॉलीमरेज चल रहा है ना, तो वो तो बेस पेयर मान लो।
1000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड मान लो, क्योंकि दोनों ही स्टैंड पे पॉलीमरेज काम कर रहे हैं वो तो एक साथ। लेकिन बाई डायरेक्शनल और चल रहा है, इस डायरेक्शन में भी दो चल रहे हैं और उस डायरेक्शन में भी दो चल रहे हैं। तो ये जो पूरा डीएनए है ये पूरा नहीं करना पड़ेगा, आधा ही सिंथेसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ चार चार लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो टाइम इतना लगेगा, इससे भी आधा लगेगा। इसमें दो का मल्टीप्लाई करें, दो से भाग दें, बताओ। भाग देना पड़ेगा ना, क्योंकि चार चार पॉलीमरेज काम कर रहे हैं एक साथ। अगर आप इसको न्यूक्लियोटाइड में चेंज करते हो तो डबल हो जाएगा, लेकिन पॉलीमरेज कितने काम कर रहे हैं एक साथ? चार। तो फिर चार से क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल दो से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर अपना रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता तब तो आंसर यही होता, लेकिन रेप्लिकेशन कैसा होता है? तो ये लिख लेते हैं, चूंकि रेप्लिकेशन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। तो कितना टाइम लगेगा? तो अब आधा ही टाइम लगेगा। तो क्या करोगे अजय आप? 76.6 बाई, तो 38.3। हाँ अजय आप बताओ, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें दो से? बताओ अजय, क्या करें? क्या करें बताओ, डिवाइड या मल्टीप्लाई? अभी तो बता सकते हो टाइम में, बताओ क्या करें, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई? तो अगर आप एज ए मैथमेटिक्स करोगे तो गलत हो जाएगा। बाई डायरेक्शनल होता है ना, आपके सामने भी बताया ना, बाई डायरेक्शनल होता है। और इकोलाई भी नाम लिखा है, इकोलाई में भी बाई डायरेक्शनल होता है। तो एक साथ चार चार पॉलीमरेज काम करते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये तो हुआ। और यूनि डायरेक्शनल होता तो यही आंसर हो जाता अपना। तो क्या? हाँ, तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा आंसर, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है ना, चार चार पॉलीमरेज एक साथ काम कर रहे हैं। और यूनि डायरेक्शनल होता तो दो दो पॉलीमरेज एक साथ काम करते, तो फिर वो बेस पेयर और वो मेंटेन हो जाता न्यूक्लियोटाइड आराम से। फिर जो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की स्पीड है, ये क्या हो जाती? 1000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड हो जाती, क्योंकि दो दो पॉलीमरेज काम कर रहे हैं ना दोनों स्टैंड पे अलग अलग। लेकिन बाई डायरेक्शनल है तो आधा एक तरफ, आधा एक तरफ चलेगा, तो आधा ही पॉलीमराइज करना पड़ेगा बस, है ना, एक पेयर को। तो इस वजह से दो से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड, मतलब आधा ही टाइम लगेगा बस। भाई देखो, एक खेत है उसमें मजदूर फसल काट रहे हैं, तो एक तरफ से तो आधे मजदूर काट रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और दूसरी तरफ से भी मजदूर काट रहे हैं तो उसका आधा ही टाइम लगेगा। ये पढ़ा होगा ना कभी, पांचवी छठी क्लास में आ जाते हैं खूब, है ना, एक एक नियम। लेकिन अब आपको याद नहीं रहे होंगे ना, काम नहीं पड़ा होगा इनसे। तो अब घर बैठे बता सकते हो ना कि बैक्टीरिया कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा? बैक्टीरिया जो है कितने टाइम में अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेगा? 38.3 मिनट है ना, ये लगभग 40 मिनट मान के चलते हैं, है ना इसको। ये थियोरेटिकल टाइम है, प्रैक्टिकल टाइम लगभग 40 मिनट का रहता है।
अजय नागौर का शुभंकर कौन है? शुभंकर। कौन सा पक्षी है तो? नागौर का है राजहंस। भरतपुर का कौन सा है? भरतपुर का है सारस। कुलदीप बाड़मेर का कौन सा है तो? हम्म। बाड़मेर का है लोमड़ी पाई जाती है उधर, वो उसमें रेगिस्तान में। हाँ, वही है, मरु लोमड़ी बोलते हैं उसको। हम्म। टोंक का, सबका है, टोंक का है हंस। हम्म। शीतल दौसा का? दौसा का वो कौन है? शुभंकर। मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने हर जिले का एक पर्टिकुलर एक वो एक रेस्पेक्टिव कोई बर्ड या कोई भी ऐसे एनिमल घोषित कर रखा है। तो ऐसे आपके दौसा का कौन सा है? दौसा का है खरगोश। हम्म। जयपुर का, जयपुर का बता रहा हूँ देख के। जयपुर का है चीतल। शीतल नहीं है, चीतल है वो। हाँ? बीकानेर का है भट्टीतर। जैसलमेर का गोणामड़। जोधपुर राज्य पक्षी है वो वैसे। हाँ, डियर उसमें देखा होगा ना। और जोधपुर का कुर्जा। हम्म। हाँ, अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो बैक्टीरिया होता है ना इकोलाई, इकोलाई को रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगता है? 38.3 मिनट का टाइम लगता है लगभग, अप्रोक्सीमेट इसको 40 मिनट मान सकते हो आप। और अगर इसी बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में डाल दिया जाए तो ये बैक्टीरिया कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा? अगर ये बताओ कि डिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा या रेप्लिकेशन में? मतलब एक बैक्टीरिया है, सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है और इसको 1 से 2 बैक्टीरिया बनाने हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा या रेप्लिकेशन में? देखो, डिवीजन करेगा तो रेप्लिकेशन भी करना पड़ेगा उसको। ऐसा थोड़ी कि डिवीजन कर लिया और उसमें वो डीएनए नहीं भेजे उनमें। 1 से 2 बैक्टीरिया बनते हैं तो रेप्लिकेशन करके इनमें डीएनए भी भेजना पड़ता है। रेप्लिकेशन के बाद में फिर सेल को डिवाइड भी करना पड़ता है ना। जैसे अपन नॉर्मल अपनी बात करें ना, जैसे तो अपने में अगर एक सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में कौन कौन सी फेज आती हैं? G1, S, G2 और M फेज आती हैं। तो अपने सेल डिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा या रेप्लिकेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा? डिवीजन में लगेगा या डिवीजन रेप्लिकेशन में टाइम लगेगा डिवीजन में? सेल डिवीजन में लगेगा, डिवीजन में एस फेज भी आएगी। सेल डिवीजन में G1, S, G2 और M ये फेज आती हैं और रेप्लिकेशन में ओनली S फेज आएगी। तो किस में टाइम ज़्यादा लगेगा? डिवीजन में तो ये रेप्लिकेशन भी खुद शामिल है और ये G1, G2 फेज में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो डिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, रेप्लिकेशन में कम लगेगा। ऑब्वियसली बात है कि डिवीजन में वो रेप्लिकेशन भी शामिल होता ही है।
तो अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को एक तो डिवाइड करना है, मतलब इसको बोलते हैं कि नई जनरेशन बनानी है, तो एक से जो 2 जनरेशन बन गई है, और एक इसको ओनली रेप्लिकेशन करना है, तो किस में टाइम ज़्यादा लगेगा? डिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डिवीजन करने के लिए रेप्लिकेशन भी करना पड़ता है उसको। तो अब अभी हमने देखा कि अगर एक बैक्टीरिया को रेप्लिकेशन का टाइम दें तो उसको मिनिमम कितना टाइम लगेगा? 38.3 मिनट टाइम लगेगा, लगभग 40 मिनट का टाइम लगता है ना, ये तो थ्योरेटिकल टाइम है। और प्रैक्टिकल टाइम कितना लगता है उसको? 40 मिनट। लेकिन इसी बैक्टीरिया को जब हम कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, सब कुछ खाने पीने के लिए दें इसको अगर टाइम टू टाइम, तो ये बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। 20 मिनट में 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। और उन 20 मिनट में से 40 मिनट इसको टाइम लगता है रेप्लिकेशन में। खनिज का समझ में आ रहा है बात? जब बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है तो ये 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 बना लेता है। और उन 20 मिनट में से भी 40 मिनट किस में लगे थे? इसको रेप्लिकेशन में। तो ये समझ में आ गया? 40 मिनट। अब ये 20 मिनट में तो डिवाइड हो जाता है बैक्टीरिया, और उन 20 मिनट में से भी 40 मिनट तो किस में लगाए होंगे इसने? वो तो फिक्स है, उसको आप कम कर ही नहीं सकते। 40 मिनट से पहले रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन करने के लिए कौन आता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ऐसा नहीं है कि आप उसकी कान पकड़ के स्पीड बढ़ा दो ऐसे मतलब उसमें कोई एसिलेटर वगैरह नहीं होता है ना, उसकी स्पीड फिक्स है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, उससे ज़्यादा वो और स्पीड नहीं बढ़ा सकता अपनी। अगर ज़बरदस्ती बढ़वाओगे तो फिर मिस्टेक करेगा, क्या मतलब है? तो उसकी तो स्पीड बिल्कुल फिक्स है, कितनी? 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। तो टाइम भी लगभग फिक्स रहेगा फिर, क्योंकि ई कोलाई का जीनोम तो कम हो नहीं सकता। जीनोम कितना होता है उसका? 4.6 इंटू 10 की पावर 6। तो उसको रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट लगेंगे लगभग। उसको आप नहीं कर सकते ना, कम मतलब उसके साथ कॉम्प्रोमाइजन हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमने क्या देखा है कि ये जो बैक्टीरिया है ये 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। फिर जब हमने इसकी मतलब जो सौरभ द्विवेदी है ना, ललन टॉप वाला, उससे जांच पड़ताल करवाई कि मतलब एक्चुअल में इसके पीछे क्या माजरा है, मतलब हाँ इसमें सेल साइज में बड़ी होती है और रेप्लिकेशन के लिए कल्चर मीडिया देंगे तो क्या मतलब एस पेज से भी कम टाइम लग सकता है। रेप्लिकेशन तो होगा ही होगा ना। मान लो कि चलो आप इनको ऐप, चलो हम तो मान लेते हैं कि इनको आप बिल्कुल एब्सेंट कर दो, बिल्कुल है ही नहीं है, तो एस पेज तो आएगी ना, एस पेज तो आएगी ना फिर भी। और एस पेज में कितना टाइम लगता है अकेले में? 40 मिनट। तो फिर हम ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी को बुला के लाए ना कि इसकी गहन जांच पड़ताल की जाए, मतलब इस वायरल वीडियो की क्या सच्चाई है। तो ये हमने देखा कि बैक्टीरिया एक्चुअल में अगर उसको रेप्लिकेशन करवाएं तो टाइम तो उसको 40 मिनट से कम नहीं लग सकता रेप्लिकेशन में। टाइम तो कितना लगेगा? लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि ये 20 मिनट में डिवाइड हो रहा है। तो फिर अब ये चेक करते हैं कि इसमें पूरा का पूरा डीएनए मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कहीं आधा तो नहीं भेज रहा है रेप्लिकेट करके। फिर हमने इस बात की भी चेकिंग की, तो उसमें पूरा का पूरा डीएनए मिला बिल्कुल। खबर तो पक्की थी बिल्कुल। 20 मिनट में सेल डिवाइड हो रही है, उसमें से भी 40 मिनट रेप्लिकेशन में लगा रही है वो, और पूरा पूरा डीएनए मिल रहा है। तो अब ये कनिष्का कैसे पॉसिबल हो सकता है? अजय, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? 20 मिनट में सेल डिवाइड हो रही है, उसमें से भी 40 मिनट तो रेप्लिकेशन में लग रहे हैं, और पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होके आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि आधा अधूरा आ रहा हो। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरी भी समझ में नहीं आया ये तो। ये तो मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, इस पे आप कर सकते हो डिस्कवरी। ये 20 मिनट में से 40 मिनट उसमें कैसे लग रहे हैं? ये फिक्स है वो, मतलब 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड से उसकी स्पीड आप नहीं बढ़ा सकते। डिवाइड 20 मिनट में हो रहा है और पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होके आ रहा है, ये भी खास बात है उसकी, है ना। ऐसा नहीं कि अपनी तरह शॉर्ट हो रहा हुआ है ना, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होके आ रहा है। तो अब बताओ किसी भी तरीके से पॉसिबल हो सकता है कैसा?
अब देखो, अब देखो, अगर लल्लन टॉप वाले से पड़ताल करवाई तो बात तो पक्की है। तो अब देखो इसके पीछे क्या होता है ना रीजन, ये देखो। जब बैक्टीरिया को हम नॉर्मल कंडीशन में मतलब ऐसे रखते हैं ना, कल्चर मीडिया नहीं देते, तब बैक्टीरिया को 40 मिनट लगते हैं रेप्लिकेशन में, और 40 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा डिवाइड होने में, क्यों रेप्लिकेशन से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है। और जब बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में रखते हैं तो भी रेप्लिकेशन में वो 40 मिनट ही लेता है, लेकिन डिवाइड कितने में हो जाता है, वो 20 मिनट में हो जाता है। अब इसकी कहानी देखते हैं ना कैसे काम चलेगा इसका। तो देखो जब बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को कहां पर रखा गया है, कल्चर मीडिया में। तो जब बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में रखते हैं तो आप तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके ऊपर, ये बात बैक्टीरिया को भी पता लग जाती है कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है अपने ऊपर, जो खाने के लिए मिल रहा है वो आज ही मिल रहा है, कल पता नहीं मिले नहीं मिले। तो जितना फास्ट रेप्लिकेशन किया जा सकता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन बनाई जा सकती हैं, वो आज ही बना लो, कल किसने देखा, सीधी बात ये है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी मैक्सिमम पूरा का पूरा पोटेंशियल लगा देता है डिवाइड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी कैसे बनाई जा सकती हैं। तो अब वो क्या करता है, जैसे किसी प्रोजेनी में, किसी उसमें पेरेंट सेल में, मदर सेल में मतलब रेप्लिकेशन चल रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे सपोज करो ये उसका जीनोम है ना बैक्टीरिया का, और इतने पार्ट में इसकी ओराई है, यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये वाला पॉइंट। तो अब नॉर्मली क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा है ना इस पॉइंट से, तो यहाँ से एक तो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में चल रहा होगा ना, और इस पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट की फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा होगा ना ऐसे। अब ये हेलिकेज जो है वो यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये जो डीएनए है थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। अब जो अपना डीएनए है वो इतना क्या हो चुका है, रेप्लिकेट हो चुका है। इतना पार्ट क्या हो चुका है इसका, रेप्लिकेट हो चुका है। तो ये तो इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क चल रहा है अभी है ना, और ये वाला रेप्लिकेशन फॉर्क इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब इस रीजन में वापस से क्या होगी, यहाँ पे बताओ, ओराई होगी, और इस रीजन में भी क्या होगी, ओराई होगी। अब यहाँ पर ओराई है, यहाँ पर भी ओराई है। अब ये फ्री हो चुकी है, रेप्लिकेशन फॉर्क तो आगे बढ़ चुका है। अब क्या होता है, जब बैक्टीरिया को हम कल्चर मीडिया में डाल देते हैं तो अभी ये वाला रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है जो पहले चल रहा था, वो उससे पहले ही दूसरा रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक बार में एक ही बार रेप्लिकेशन होता है ना, दोबारा रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके पीछे भी रीजन देखेंगे ना, नॉर्मल कंडीशन में क्यों नहीं होता है। तो जब कल्चर मीडिया में डाल देते हैं तो क्या होता है, पहले वाला रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, उससे पहले ही रेप्लिकेशन का दूसरा राउंड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही अब ये ओराई फ्री हो गई तो अब क्या होगा, इस पे वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर से रेप्लिकेशन। इस पे भी क्या हो जाएगा, वापस से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ही उसमें डीएनए में आपको 6 रेप्लिकेशन फॉर्क मिल सकते हैं। मतलब ये जब तक यहाँ पर पहुँचेगा तब तक क्या होगा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क इसके पीछे पीछे आ रहा होगा, तब तक ओराई फिर से फ्री हुई, फिर से एंजाइम आके बाइंड कर गए। तो एक एक उस पर 3-3 बार रेप्लिकेशन होता हुआ देखा गया है। तो इसमें होता क्या है, जो डॉटर सेल के पास में डीएनए जाता है वो ऑलरेडी आधा डीएनए रेप्लिकेट होके जाता है पहले से ही।
डीएनए जो डॉटर सेल भी तो रिसीव करेगी ना डीएनए को, तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही हाफ रेप्लिकेटेड फॉर्म में डीएनए आता है, हाफ और करना है बस उसको रेप्लिकेट, तो वो लगभग 18-20 मिनट में हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करता है, 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो रेप्लिकेशन में तो कंप्लीट 40 मिनट ही लगते हैं। ये वाला जो है यहाँ से बाइंड किया होगा तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, इसको 40 मिनट ही लगेगा। पूरे 40 मिनट में ही रेप्लिकेशन होगा, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ गई है, लेकिन हमने मजदूरों का नंबर बढ़ा दिया इस बार। समझ में आ गई बात। तो एक बार रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले दूसरा राउंड रेप्लिकेशन का स्टार्ट हो जाता है। तो जो डॉटर सेल रिसीव करती है वो ऑलरेडी पहले से ही आधा रेप्लिकेटेड डीएनए रिसीव करती है। तो अब क्या उसको 40 मिनट लगेंगे, नहीं लगेंगे। फिर ऐसी ही डॉटर सेल में भी डिवीजन चल रहा होगा, आपको पता है, उसमें ऑलरेडी डिवीजन होता हुआ ही आता है ना पेरेंट सेल से, और उसमें डिवीजन हो रहा होगा। जब वो अपनी डॉटर सेल को भेजेगा तो उसमें फिर से हाफ रेप्लिकेटेड डीएनए जाएगा। तो समझ में आ गया, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। तो अब बताओ 20 मिनट में से 40 मिनट रेप्लिकेशन में लग सकते हैं क्या, लग रहा है ना अभी आपको। तो अब समझ में आ गया कैसे पॉसिबल हुआ। तो ऐसे रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं डाइकोटोमस रेप्लिकेशन। डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, ऐसा रेप्लिकेशन जिसमें रेप्लिकेशन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने से पहले रेप्लिकेशन का दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डाइकोटोमस। तो ये डाइकोटोमस कब देखने को मिलता है, जब बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में डाल दिया जाता है तब देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो प्रोजनी है वो जल्दी बनेगी या देरी से बनेगी, प्रोजनी इसकी वजह से जल्दी बन जाती है। तो अब समझ में आ गया ना। अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रहा था ना, लेकिन ये काम तो बैक्टीरिया ने पॉसिबल करके दिखा दिया। ये तो किसने पॉसिबल किया है, बैक्टीरिया ने पॉसिबल किया है। तो व्हेन बैक्टीरिया प्लेस्ड इन कल्चर मीडिया डिवाइड इन ओनली 20 मिनट, ओनली कितने मिनट में डिवाइड हो जाता है, 20 मिनट में, जबकि रेप्लिकेशन में कितना टाइम लगता है इसको, 40 मिनट। तो अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं ना यहाँ पे, डाइकोटोमस रेप्लिकेशन। When bacteria culture media second round of replication initiate before completion of first round। समझ में आ गई बात। तो लगभग ऐसे ऐसे वो देखें, इनमें 6 तक रेप्लिकेशन फॉर्क ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। मतलब पहला राउंड चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया। अब पहला राउंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले तीसरा राउंड भी स्टार्ट हो गया। तो मतलब 3 बार रेप्लिकेशन होता हुआ देखा गया है एक ही डीएनए के ऊपर। समझ में आ गई बात। तो इसको हमने क्या बोला है, डाइकोटोमस रेप्लिकेशन। तो डाइकोटोमस रेप्लिकेशन की वजह से ड्यू टू डाइकोटोमस रेप्लिकेशन डॉटर सेल receive half replicated डीएनए। पहले से ही आधा डीएनए रेप्लिकेट होके आता है ना मदर सेल से। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट में डिवाइड हो पाता है।
आज ये और कितना रह गया प्रोकैरियोट में एप्लीकेशन? खत्म हो गया? ये तो उसके आ गए यूकैरियोट के। एप्लीकेशन तो गया, अब क्या बच रहा? अब कुछ नहीं बच रहा। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। ये तो कब देखने को मिलता है? जब उसको कल्चर मीडिया में डाला जाता है तब। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये ओराई है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 11 टाइम्स किसका रिपीटेशन मिलता है इसमें? GATC 11 टाइम मिलता है इसमें ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया GATC, GATC, ऐसे कितनी बार मिलेगा टोटल? 11 टाइम्स मिलेगा ना। फिर यहाँ पे भी होगा वही, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कि। अभी सपोज करो ये डीएनए है, ओराई है, जिसका हमें रेप्लिकेशन करना है। तो जब ये फुली मेथाइलेटेड कंडीशन में होगी तभी इसका रेप्लिकेशन हो सकता है। तो अभी जैसे जो एडेनिन है इसके ऊपर क्या लगा होगा? एक स्टैंड पे या दोनों पे? दोनों ही स्टैंड पे क्या लगा होगा अभी इसमें? CH3 लगा होगा ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फुली मेथाइलेटेड ओराई। तो या तो फुली मेथाइलेटेड ओराई का रेप्लिकेशन हो सकता है या फिर अनमेथाइलेटेड का, हेमी मेथाइलेटेड का रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो फुली मेथाइलेटेड ओराई के लिए क्या होता है, अब जैसे इसका हमने रेप्लिकेशन किया तो रेप्लिकेशन करेंगे तो दोनों पे एक एक नया स्टैंड आ जाएगा, है ना। इस पे ये न्यू स्टैंड सिंथेसाइज हो गया ना। इस पे भी होगा वही CTAG। इसका तो क्या होगा अभी, ऑलरेडी पहले से मिथाइलेशन हो गई तो पुराना वाला स्टैंड है, ये नया वाला स्टैंड बनाया भी है ना। ऐसे ही ये पुराना वाला स्टैंड होगा CTAG। तो इसका तो ऑलरेडी मिथाइलेशन होगा पहले से ही। लेकिन इसके ऊपर जो नया स्टैंड सिंथेसाइज हुआ होगा, क्या इसका मिथाइलेशन होगा? इसका मिथाइलेशन नहीं हुआ होगा अभी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ अभी? हेमी मिथाइलेटेड ओराई। और जैसे ही अभी रेप्लिकेशन हुआ है कंप्लीट,
तो अभी इस रीजन पे आके, जैसे ये रीजन है ना, इस पे आके एक प्रोटीन बाइंड कर जाती है जिसका नाम होता है सीक्वेंस ए प्रोटीन। ये सीक्वेंस ए प्रोटीन इसके मिथाइलेशन को रोक के जाती है, और जब मिथाइलेशन नहीं होगा तो फिर रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। तो ये कुल मिला के रेप्लिकेशन को डिले करने की एक प्रोसेस है ना, जिसमें सीक्वेंस ए प्रोटीन का रोल रहता है। अब होता क्या है कि अब जैसे अब रेप्लिकेशन अभी अभी हुआ है, तो अभी बैक्टीरिया में एक रिपेयरिंग मेथड होती है, इसको हम बोलते हैं मिसमैच रिपेयर। उसमें क्या होता है, इसमें चेक करके देखा जाता है कि कोई न्यूक्लियोटाइड गलत तो नहीं लग गया है। तो अब उसमें पेरेंटल स्टैंड किसको मानेंगे, फिर किससे चेक करेंगे, पता कैसे लगेगा कि पुराना वाला स्टैंड कौन सा है। तो जिसका मिथाइलेशन हो रखा है उसको पेरेंटल स्टैंड माना जाता है। तो फिर उससे मैच करके देखता है एंजाइम कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड गलत तो नहीं आ गया है। गलत होता है तो उसको हटा के दूसरा लगा दिया जाता है। ये होती है मिसमैच रिपेयरिंग। तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है ना। तो उसके लिए डिले करने के लिए कौन सी प्रोटीन आती है, सीक्वेंस ए प्रोटीन। ये हेमी मिथाइलेटेड हो रही हो गई, कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो सीक्वेंस ए प्रोटीन बाइंड्स ऑन GATC सीक्वेंस एंड डिले मिथाइलेशन। किसको डिले करती है वो, मिथाइलेशन को। जब तक मिथाइलेशन नहीं होगा तब तक आगे रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में इसलिए तुरंत बाद ही रेप्लिकेशन का दूसरा राउंड स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद में एक एंजाइम आता है DAM, DNA एडेनिन मिथाइलेज या मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा, डीएनए में जो एडेनिन है उसके ऊपर क्या ट्रांसफर करेगा, मिथाइल ग्रुप लगाएगा। तो फिर बाद में ये सीक्वेंस ए प्रोटीन को रिप्लेस कर देता है और एडेनिन का क्या कर देता है, ये मिथाइलेशन कर देता है। GATC CTAG। तो इसका तो ऑलरेडी पहले से मिथाइलेशन हो रखा था, ये तो पुराना स्टैंड था। अब डैम आगे क्या कर देगा, क्या करेगा डैम बताओ, इस एडेनिन का मिथाइलेशन और कर देगा। समझ में आ गई बात। तो अब ये वापस से क्या हो गई, फुली मिथाइलेटेड ओराई हो गई। तो ओराई को मिथाइलेट करने के लिए कौन आता है, डैम आता है ना, डीएनए एडेनिन मिथाइलेज या डीएनए एडेनिन मिथाइल ट्रांसफरेज। जब ये फुली मिथाइलेटेड ओराई में उसको चेंज करेगा तब जाके उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो कल्चर मीडिया में सीक्वेंस ए प्रोटीन को हम एक्टिवेट नहीं होने देते हैं ना, तो ये डिले नहीं कर पाती उस प्रोसेस को, मेथाइलेशन वाली को। तो इसी वजह से एक राउंड कंप्लीट नहीं हो पाता, तब तक दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरे राउंड को रोकने के लिए ही आती है ना कौन सी प्रोटीन, सीक्वेंस ए प्रोटीन। इसको आप ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा, जो अपना रेप्लिकेशन डिले हो रहा था दूसरा राउंड वो डिले नहीं होगा, फास्ट होगा फिर। तो समझ में आ गया, ये बना लो। तो कौन है जो दूसरे राउंड को प्रिवेंट करके जा रहा है, तो वो सीक्वेंस ए प्रोटीन होती है।
मिस आ गया समझ में? ज़्यादा तो नहीं आ गया ना? आ गया ना? कौन सी उसके? बायोकेम के? बता देंगे। पहले वाली क्लास की स्लाइड मिल गई थी क्या फिर? क्या? हम्म। हम्म। वो डाल तो दी उसमें जो आपकी पहली क्लास रह गई थी ना। तो मैथ्स एंड बायोलॉजी की स्टार्टिंग वाली क्लास। तो स्टार्टिंग वाली
पहली वाली क्लास जो थी तो उसमें डाल दिए मैथड्स इन बायोलॉजी में। पीसीआर नहीं है? एक मिनट देख लेता हूँ। उसी में चलिए। डीएनए सीक्वेंसिंग भी है। इसमें नहीं, अलग से मेथड्स इन बायोलॉजी का फोल्डर है। चलो इसी में अपलोड कर दूंगा मैं आज, है ना। ये अलग से है मेथड्स इन बायोलॉजी, तो उसी में ऐड कर दूंगा, है ना इसको। हाँ तो सारी अपलोड कर दें। वो कर दी अपलोड, वो अपलोड कर दी है, उसको इसमें अपलोड कर देंगे आज। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। इसमें मोलिकुलर बायोलॉजी में मोल बायो के बाद में तो पता लगे, अभी तो लंबी चलेगी ये। अभी देखो कुछ सेल बायोलॉजी वगैरह करेंगे कुछ स्टार्ट। अभी तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से चलेंगे, आराम हो जाएगा। हाँ वो आज ज़्यादा हो जाएंगे, और 20 दिन लगते हैं एक यूनिट में कैसे भी मैक्सिमम। फिर घर जाके क्या करोगे? एमएससी का तो फॉर्म लगा के आ जाओ, ऐसी पेपर ही देने जाना है बस। तो घर पे पढ़ाई करोगे? कहीं कोचिंग ज्वाइन करवा दूं फिर आपको पढ़ाने के लिए? कोचिंग ज्वाइन करवा दें आपको? तो कोचिंग ज्वाइन करवा देना कहीं पढ़ाने के लिए फिर। अब कल पढ़ेंगे ना यहाँ से आगे।